सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो। बाबू, बहिनी, दीदी, भैया सब लोगन का हमरे चैनल पे स्वागत बा। ये चैनल का नाम है चेला भोजपुरिया। हमार नाम है पवन पाठक। यह चैनल के आज पहला वीडियो हो जेमें हम आप लोगन के एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस के जो पहला चैप्टर है एमे हम आप लोगन के एक्सप्लेन करे जात बाटी। जैसे कि आप लोग देख ले जा सारा कंटेंट जोन बा हिंदी में रही और एके हम भोजपुरी में एक्सप्लेन करब। साथ ही साथ इंग्लिश के जितना भी शब्द रही इसे संबंधित ओके भी हम जोड़ के एक्सप्लेन करब ताकि आप लोगन का हिंदी और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो। काहे कि आप लोग जानल जाता कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी उतने जरूरी बा और इंग्लिश के प्रचलन काफी बढ़ गई बा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के बहुत ज्यादा डिमांड बा। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोनो भी नौकरी आप लोग देखल जाता है स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के, हर जगह इंग्लिश के रिक्वायरमेंट बा। तो यह वजह से हम यह चैनल के शुरुआत कैली है। खास तौर से काफी रिसर्च के बाद हमें पता चलल कि अगर इंसान के ओकरे मातृभाषा में या मातृबोली में कोनो चीज एक्सप्लेन कैल जा तो वो बात बड़े अच्छे से समझ में आवाला। ये कह लिया जाए कि जैसे उदाहरण के लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज हो, विदेशी भाषा हो, अगर हमें आप लोगों की कोनो बात समझावत आती तो जब तक वह भाषा का आप लोगों के ज्ञान नहीं हुई तब तक वो बात ठीक से समझ में नहीं आई। और यहाँ तक कि ज्ञान होने के बावजूद भी आप लोग वह बात की पूरी गहराई से 100% नहीं समझ पावल जाए, काहे कि वो फॉरेन लैंग्वेज हो। तो ये कह जा सकल जाला कि इंग्लिश में समझावल कोनो चीज या फॉरेन लैंग्वेज में समझावल कोनो भी चीज इंसान के दिमाग तक जाला। और राष्ट्रभाषा में अगर कोनो चीज समझावल जाए तो वो इंसान के दिल तक जाला। और अगर उसकी मातृभाषा में समझावल जाए, मातृभाषा का मतलब हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हमन की सोच सकल जाला। मातृभाषा मतलब ही कि बचपन से ही जौने भाषा के भरपूर अभ्यास इंसान करता, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जर्मन हो, फारसी हो, अरबी हो, कोनो भी लैंग्वेज हो। तो अब आप देख लिया जाए कि नॉर्थ इंडियन बेल्ट में यूपी, बिहार और आसपास के कुछ जौन क्षेत्र बा वहाँ पे भोजपुरी भाषा का बहुत ज्यादा प्रचलन बा या भोजपुरी बोली के बहुत ज्यादा प्रचलन बा। आप लोग जानल जाते कि भोजपुरी कोनो भाषा नहीं हो बल्कि एक बोली हो जो काफी हद तक हिंदी से रिलेटेड बा। तो आप लोग अगर यह चीज के भोजपुरी में समझे कोशिश कर जाए तो एकदम वो चीज आपके आत्मा में उतर जाए, काहे कि बचपन से ही आपके बहुत ज्यादा आप लोगन का अभ्यास भोजपुरी बोली में बा। बचपन से आप लोग हिंदी भी सुनल जाला, हिंदी भी समझल जाला, बहुत अच्छे से हिंदी समझल जाला, लेकिन फिर भी जीत हमेशा मातृभाषा या मातृबोली का ही हुई। तो यह वजह से हम ये नया अपन चैनल स्टार्ट कैली है जिसमें आप लोगन के हर चीज पूरा एनसीईआरटी या कोनो भी पढ़ाई लिखाई का चीज रही, कोनो भी पढ़ाई लिखाई का सब्जेक्ट रही, ओके हम आप लोगन के भोजपुरी भाषा में एक्सप्लेन करब। तो चल जाए अब हम लोग शुरुआत कर जाए या चैप्टर का इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोगों के हम बता देनी कि काहे हमें के भोजपुरी भाषा में ये चैनल शुरू कर लिए हैं। तो जैसे कि आप देखल जाता है कि ये जो पहला चैप्टर है हम सब लोगन के एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर या अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जेकर एक ठो सब टॉपिक है, एक डिवीजन है, नए राष्ट्र की चुनौतियां। यहाँ से ये चैप्टर का शुरुआत होता। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे एक प्रस्तावना, एक भूमिका के रूप में समझ लिया जा। और ये खुद एनसीईआरटी का ये किताब भी आप लोग देख सकल जाला कि समझावे की कोशिश करता। तो सबसे पहले हम लोग विचार के लिए जाए पे कि एनसीईआरटी कहती है कि यह अध्याय में हम लोग का करे जाता टी, का सीखे जाता टी, का समझे जाता टी। सबसे पहले तो बाबू लोग इतनी चित्र आप लोग देख लीजिए गौर से कि चित्र में का धैले बा। आप लोग यह चित्र का खासियत देखल जाए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का झंडा एक साथ कुछ युवा लोग मिलके फहरावत आटे, ट्रक पे बैठल आटे। अभी बड़ा आश्चर्यजनक और अजीब स्थिति आप लोगों के दिखाई दी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का झंडा एक साथ, ऐसा कैसे हो सकाला भाई? ये कौन सा ऐसा ऐतिहासिक परिस्थिति वजह में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का झंडा एक साथ लहरावल जाए, वो सब एक ग्रुप ऐसा कर दबा, ऐसी कैसे संभव हो सकाला?
ये चित्र देख के आप लोगों के मन में तरह तरह का सवाल उठी। अब चल जा मन के देखल जा कि हमें कंटेंट का ले लेगा। इस चित्र के बारे में कहा था कि कलकत्ता 1947, कलकत्ता के इंग्लिश में कोलकाता कहल जाला है समय। तो कलकत्ता 1947 में ये चित्र जौन बा कौने चीज पे आधारित बा, एक हम एकदम पढ़ के आप लोगों के सुना देती। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़े इन लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयान करता है। देखा बाबू बहनी लोग, हम यह चैप्टर के इतना सिंपल तरीके से समझाना चाहता थी आप लोगों के कि कहीं पे भी कोनो डाउट न रहे। एक एक शब्द, एक एक वाक्य आप लोगन के, एक एक वाक्यांश आप लोगन के बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई से समझ में आ जाए, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से, कहीं कोनो डाउट न रह जाए। कहीं कि हमारे विश्वास हो कि बिना कोनो चीज के अच्छे से समझ ले, अगर हमन कोनो उत्तर, कोनो आंसर प्रिपेयर कइल जाता, तैयार कइल जाता, कोनो आंसर लिखित कोशिश कइल जाता या कुछ याद करे कोशिश कइल जाता तो वो व्यर्थ हो जाई। काहे कि बिना कोनो बात के ठीक से समझ ले, अगर हम कुछ मेमोराइज कइल जाता है, कुछ याद कइल जाता है तो वो सिर्फ रट्टा होके रह जाला और जल्दी यादो नहीं हो। यही नाते हमारी कोशिश बा कि जब हम एक्सप्लेन करी तो हर चीज बहुत ही बारीकी से आप लोगों के समझ में आ जाए। उसके बाद हम आप लोगों के एक समरी नोट्स या रिवीजन नोट्स भी बना के देवें मेन टॉपिक्स के, ताकि आप लोग वहां से ओके एक एग्जाम के पर्पज से तैयार कर लिया जाए। तो चलिए हम लोग फिर से वापस टॉपिक पे विचार कर जाए, प्रकरण पे। दंगा के इंग्लिश में राइट्स कहल जाला। प्रभावित मतलब अफेक्टेड, क्षेत्रों मतलब एरिया या रीजन्स कह सकल जाला। तो दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए, तो यह चित्र में आप लोग देखल गए। आजादी के बाद जौने जौने क्षेत्र में दंगा भड़क गई लाल, जहां जहां लड़ाई झगड़ा भइल, खून खराबा भइल, धर्म के नाम पे जितनी लड़ाई भइल, वह सब क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के युवा लोग या पब्लिक आपस में मिलके झंडा फहरा के, दोनों देश के झंडा फहरा के एक साथ शांति स्थापित कैले के कोशिश करत बा। शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़े इन लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयान करता है। अब हम इनके समझ जाए कि एकर मतलब कब है। शहर में गश्त कर रहे, गश्त का मतलब आप लोग जानल जाते कि घूमे टहरे वाली जगह, एहर बाहर लेफ्ट राइट करे वाला काम गश्त हो जाए। ट्रक पे चढ़ के लोग अपने खुशी के जाहिर करताटे, साथ ही साथ त्रासदी, त्रासदी का मतलब समझो, त्रासदी का मतलब ये ट्रेजेडी, ट्रेजेडी यानी कि गम कह लिया जाए आप लोग। तो परिस्थिति कुछ ऐसन बा कि खुशी काहे बा, आप लोग जानल जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यही कह लिया जाए कि हिंदुस्तान आजाद भइल तो बड़ी खुशी भइल, और पाकिस्तान बनल तो भी उ लोगन के पास खुशी के कारण ही रहल कि भाई पाकिस्तान अगर बन गए तब वो अंग्रेजन से आजाद होके ही बना। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशन के लिए एक खुशी की बात रहल कि भाई अंग्रेजन से आजादी मिल गई, लेकिन साथ ही साथ एक गम भी रहल, त्रासदी, ट्रेजेडी भी रहल कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुई देश बनावे के पड़ल आजादी के बाद। जैसे से आप लोग देखा जाता है कि एक ठो पूर्वी पाकिस्तान रहल, एक ठो पश्चिमी पाकिस्तान रहल। जौन वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान हो वो तो पश्चिमी पाकिस्तान होबे करे। पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आजाद होके अलग ही राष्ट्र बन गए। फिलहाल ये सब चीज के बारे में भविष्य में पढ़ल जाए, लेकिन बस आप ध्यान दिया जाए कि एक तरफ पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग, सब लोगन के पब्लिक के बड़ी खुशी रहल कि हमारा देश जौन बा अंग्रेजन के चंगुल से आजाद हो गए, लेकिन साथ ही साथ यह बात का गम भी रहल कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो गए, जिसमें दुई देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। तो ये ऐतिहासिक चित्र, यह चीज आप लोगन के दिखावल चाहता। कलकत्ता 1947। अब उनके तंग देख ले जाए कि यह चैप्टर में कौन कौन चीज एनसीईआरटी मेंशन कैले बा, रखले बा, और आप लोगन के का सिखावल चाहता यह चैप्टर के माध्यम से। हमें कहा था
आजाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। जाहिर सी बात है भाई, देश नया नया आजाद भइल रहल और सारा व्यवस्था अंग्रेज लोग चलावता ने। अचानक अंग्रेज लोग छोड़ के गए कि भाई अचानक काहे कि जबरदस्ती उन्हें भगा गए या छोड़ के भी जैसे गए, देश का सारी जिम्मेदारी हिंदुस्तानी लोगों के ऊपर आ गई। अभी हिंदुस्तान के जनता का जिम्मेदारी हो गई कि कैसी देश के चलावे के बाद, और ये बहुत ही बड़ी चुनौती बन के सामने उभरल। काहे कि अंग्रेज लोग पूरा देश के खोखला कई डाले रहना, कुछ बचल नहीं रहा, सब बर्बाद कई डाले रहना, सारी व्यवस्था खराब कई डाले रहना। ओके, फिर से एक नए सिरे से सही करब, ओके व्यवस्थित करब अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम रहा। यही वजह से शुरुआती दिन में बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करे के पड़ल। दूसरा सेंटेंस कहा था, दूसरा वाक्य कहा था कि सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। चुनौती तो पूरा देश में हर चीज की चुनौती रहल, लेकिन वह चुनौती में भी सबसे बड़ी जो चुनौती रहल वो राष्ट्रीय एकता का रहल और अखंडता का रहल। तो एकता और अखंडता का समस्या इतनी बड़ी काहे हो गई, लोग थोड़ा समझ लिया जा। देखा जाए, जब देश आजाद भइल तो देश के कई क्षेत्र में अंग्रेजन का पूरा शासन रहल, पूरा कब्जा रहल। लेकिन कुछ स्टेट ऐसन रहल या कुछ रीजन, कुछ एरिया ऐसन रहल जहाँ पे रजवाड़े लोगन के शासन रहल, लेकिन पूर्ण शासन उनका भी नहीं रहल। अंग्रेज के अंडर में रह के ही वो लोग अपन शासन चलावता है। तब अंग्रेज लोग जब ये डील कैले कि देश के छोड़ के जाता थे और अपने हिसाब से आप लोग जो उन कंट्री के व्यवस्थित कर लिया जा, या हिंदुस्तान ब्रिटिश इंडिया के आप लोग व्यवस्थित कर लिया जा। और वो अंग्रेज लोग ये कहले कि भाई हमन के जो छोड़ के जाता थी वो एक राष्ट्र बना लिया जाए, और बाकी जो रजवाड़े लोग बाटे वो सब लोग चाहे तो अपन अपन अलग राष्ट्र बना सके। तो मतलब इंडिया के पूरा तोरे की व्यवस्था कई के चली गई अंग्रेज लोग। लेकिन एक यूनाइट करब यही नाते राष्ट्रीय एकता और अखंडता सबसे बड़ा चैलेंज रहा। कहें कि कई सारे जो राज्य रहना हिंदुस्तान में, वो सब लोग अपन अलग कंट्री के डिमांड करे लगले। जैसे आप लोग जम्मू कश्मीर वाली कहानी जनता पार्टी, साथ ही साथ जूनागढ़, हैदराबाद का एरिया, भोपाल, ये सब रीजन में लोग यहाँ का जो निज़ाम रहना, जो राजा रहना, ये सब लोग कहना कि भाई हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग कंट्री हम बनाए। तो ये परिस्थिति इतना खराब रहा। आप लोग सोचल जाए कि जब देश आजाद भइल 565 रीजन रहा, और अगर सब रीजन, सब स्टेट अपन अलग राष्ट्र का डिमांड कर देते हैं तो सोचल जाए कि हिंदुस्तान 565 राष्ट्र में बटत, जेमन से 13 तो पाकिस्तान में चल गया बा, 13 पाकिस्तान में चल गया। लेकिन बाकी जो बचल बा वह सब में 500 से भी ज्यादा कंट्री अपने खाली हिंदुस्तान में बनत। ऐसा स्थिति रहल अपने देश के। तो यह वजह से अखंडता और राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ा चैलेंज रहा। आगे का कहा था, आजाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। तो साहब कहते कि भाई यह चैप्टर में जो सबसे खास बात रही, जो मेन पॉइंट रही, वो रही कि भाई आजाद हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी चुनौती रहा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का, वही के जिक्र, वही के बारे में डिस्कशन, वही के बारे में एक्सप्लेनेशन यह चैप्टर में एनसीईआरटी कल चाहती है। और खासतौर से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ध्यान दिया जाए कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हो, फिर भी ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अध्ययन कल जाए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक के राष्ट्र निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया। ध्यान दीजिए, दशक का मतलब क्या हो? दशक मतलब 10 साल का समय, एक इंग्लिश में डिकेड कहा जा रहा है, डिकेड। सो आजादी के बाद 10 साल का समय बहुत ही भयंकर स्थिति रहा, तरह तरह के उतार चढ़ाव देश के झेले पड़ल, और हमें संघर्ष करत करत कोनो तरह से यह देश के एक सही पटरी पे लावे के काम हमारे देश के जनता, हमारे देश के नेता, हमारे देश के पब्लिक, हमारे देश के युवा लोग तमाम क्रांति कहले के बावजूद, तमाम कुर्बानी दहले के बाद यह देश के व्यवस्थित कई पौले और के सफलता पूर्वक यह समस्या का समाधान कई पौले। यही चीज के बारे में मन की यह पहला चैप्टर में बात कही जाए, पहला अध्याय में बात कही जाए, जिसका नाम हो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। 3 पॉइंट्स में हमें विचार के लिए कहा था कि आजादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। भाई
आजादी मिलने के खुशी, जैसे कि चित्र में हम लोग बात कल गई है कि आजादी मिलने के खुशी तो बहुत रहल, आजादी मिलते, लेकिन देश के बंटवारा भी हो गए, जेकरे वजह से बहुत ही दुखद बात रहल हिंदुस्तान के लिए। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। आप लोग जानल जाते कि बंटवारा धर्म के नाम पे भइल रहल, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान दुई देश बनल, और एकरे कारण बहुत सारा दंगा भड़कल, बहुत सारा हिंसा भइल, बहुत लोग, बहुत बेकसूर लोग एमे शहीद हो गए, मर गए, लोग विस्थापित हुए। विस्थापन के बाद समझल जाए, विस्थापन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में। विस्थापन मतलब एक देश से दूसरे देश में एक शरणार्थी के रूप में जाप, या एक जगह से दूसरे जगह पलायन करब, एक मतलब है विस्थापन। तो आप लोग अच्छी तरह से जाना जाला कि बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान में आइले, वो यहाँ पे रिफ्यूजी बन के कितने साल तक एक रिफ्यूजी बन के रह पड़ल सब लोगन के। और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम रहने जो भाग के पाकिस्तान चल गए, उन लोगन के भी बड़ा कष्ट झेले के पड़ल, सब अपन जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ के सब लोगन के जाए पड़ल। तो तमाम नुकसान भइल, साथ में कई सारे लोगन के जान भी गंवाए पड़ल, काहे कि दंगा भड़कावे लोग बहुत सारा जुर्म कैले लोगन के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान से आए वाले हिंदू लोग हों या हिंदुस्तान से जाए वाले मुस्लिम लोग हों, सबके तकलीफ झेले के पड़ल। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आंच आने लगी। अभी बात समझे कोशिश करिए कि यह सेंटेंस में क्या कहा जाता है। खास तौर से देखा जाए, हिंदुस्तान का जब संविधान बनल तो एक बात बड़ा साफ साफ अक्षर में लिख गई, अब बहुत ही जोर दिया गया वहाँ पे कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब समझे कि धर्मनिरपेक्षता की इंग्लिश में सेक्युलरिज्म कहा जाला। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गई कि हिंदुस्तान का कोनो भी ऑफिशियल धर्म ना रही, बल्कि हिंदुस्तान के नजर में सब धर्म एक समान है। अब सुप्रीम कोर्ट, संविधान सब जानल जाता है, आप लोग सुनल जाता है, बचपन से ही मन के देखल जाता है कि हिंदुस्तान में सभी धर्म के बराबर इज्जत, बराबर सम्मान मिली और कोनो धर्म के खास वरीयता नहीं दिया जाए। तो एक ही कहा जाला धर्म निरपेक्षता। तो भारत एक सेक्युलर कंट्री है। अब सेक्युलर कंट्री होने के बावजूद भारत की इतनी समस्या झेले पड़ल, हिंदुस्तान के आजाद होते ही दंगा भइल, हिंसा भइल, और केकरे नाम पे? धर्म के नाम पे, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा। तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई हिंदुस्तान के लिए कि देश के आजाद होते जो सबसे बड़ी समस्या भइल वो हिंदू मुस्लिम दंगा हो गए, धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हो गए। ये बहुत ही बड़ी आंच रहल, बहुत ही बड़ी संकट के घड़ी रहल, बहुत ही बड़ी विडंबना रहल है देश के लिए कि जौन चीज के विरोध हिंदुस्तान बहुत ज्यादा कैलिस, वही के चपेट में हिंदुस्तान के आ जाए के पर। आगे देखा जाए दूसरा पॉइंट, देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मामला तुरंत हल करना जरूरी था। ये दूसरा चैलेंज हो। पहला चैलेंज तो आप लोग देख लिया गए कि बंटवारा, दूसरा देसी रियासत, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोगों से कहनी है कि देसी रियासत यानी कि जितना भी प्रिंसली स्टेट्स रहल इंडिया में, वो सब लोग अपने अपने राष्ट्र बहुत सारे लोग डिमांड करे लगने। और कुछ लोग मिलल चाहता है तो कुछ लोग पाकिस्तान में जाके मिल जाए चाहता है, कुछ हिंदुस्तान में मिले के तैयार है, लेकिन कुछ लोग एकदम अलग ही राष्ट्र बनावल चाहता है। जैसे पाकिस्तान अपन अलग राष्ट्र बना लेलिस, पाकिस्तान के एरिया अपन अलग राष्ट्र बना लेलिस, वैसे ही हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, त्रावणकोर जैसन और भी कई रीजन रहल, एरिया रहल, क्षेत्र रहल, जौन एक स्वतंत्र राष्ट्र का मांग करे लगल। तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़त ऐसा हो जात कि जैसन जितना भी स्टेट रहने, जितना भी रियासत रहने, कुल अलग हो जाते। तो हिंदुस्तान में सोचल जाए कि 400-500 कंट्री बन जात का स्थिति हो, जैसे कि यूरोप में छोट छोट मारे कुल कंट्री बाटी। तो दूसरा पॉइंट ये हो, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थीं। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। और तीसरी जो समस्या रहल देश के पास, तीसरी समस्या ही रहल कि भाई पहले से ही अंग्रेज लोग अपन व्यवस्थित कर लें अपनी सुविधा के लिए, लेकिन अब हिंदुस्तान जब आजाद हो गई तो अब हर चीज का व्यवस्था जो बा यहाँ के लोगन के सुविधा के अनुसार करे की चाहिए या होए के चाहिए, ताकि लोग खुश रहें, संतुष्ट रहें और कोनो भी बात पे आपस में गृह युद्ध या आपस में लड़ाई झगड़ा न हो पावे। तो इन निर्णय लियल गई कि भाई चूंकि डिमांड जनता के रहल कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी,
तो हमारे देश के जो अगुआ लोग रहने जो व्यवस्थित कल चाहता है, जैसे वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जी, ये सब लोग यह बात पे ध्यान दें कि भाई भाषाएं इतना ज्यादा लैंग्वेज, इतना ज्यादा बोली हिंदुस्तान में बा, अगर ओकरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो का जनता की यह बात से खुश कल जा सकल जाला कि अगर भाषा के बेसिस पे अगर अलग अलग स्टेट का बंटवारा नहीं कहा जाए, बल्कि अलग अलग स्टेट के जो बा ओकरे भाषा के आधार पे एक पॉलिटिकल बाउंड्री, एक राजनीतिक सीमा बना दिया जाए। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। बड़ी उल्टी पुल्टी व्यवस्था रहा अंग्रेजन के तो अपने लाभ से मतलब रहा, देश से कुछ लेवे देवे नहीं रहा, ने यहाँ के जनता से कुछ लेवे देवे रहा। लेकिन जनता नाराज न हो, जनता खुश रहे, संतुष्ट रहे, कोनो फालतू लड़ाई झगड़ा की स्थिति फिर कोनो टॉपिक के लेकिन हो। पहले ही एक बार धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हो चुका है, लेकिन फिर और कोनो चीज के नाम पे फिर देश में लड़ाई झगड़ा न हो। यह वजह से जो संविधान के निर्माता रहने और जो देश के व्यवस्थित करे वाले लोग रहने, वो सब निर्णय लेना कि भाई कैसे सीमा रेखा बनावल जाए, अपने हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में प्रशासन के दृष्टिकोण से कैसन सीमा तैयार कल जाए राज्य के, ताकि सब लोग प्रसन्न भी रहें और यह सीमा रेखा तैयार करने से कोनो लड़ाई झगड़ा या गृह युद्ध की स्थिति न पैदा हो। ये तीन तरह के चुनौती का सामना सबसे पहले करे पड़ल हिंदुस्तान के लोगन के, हिंदुस्तान के नेता लोगन के, हिंदुस्तान की जनता के। इस सबसे बड़ी तीन समस्या का सामना देश के आजाद होते ही करे पड़ल। तो बाकी है जो आगे का कहते देखा जाए। अगले 2 अध्यायों में हम दूसरी चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ा था। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ये लाइन में कहल चाहती है कि भाई जोन चैप्टर बा, पहला चैप्टर हमें हमन के फर्स्ट चुनौती यानी कि देश का बंटवारा जोन रहल, ओकर जोन चैलेंज रहल, ओकर जोन मुश्किल खड़ी भइल रहल, वहाँ पे हमन के विचार कल जाई चैप्टर नंबर 1 में। बाकी 2 चुनौती के बारे में आगे के दूसरे तीसरे चैप्टर में। तो यहाँ पे यह लाइन में एनसीईआरटी कहल चाहती है कि जो पहला चैप्टर रही राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, हमें पहले चुनौती पे डिस्कशन हुई, एक्सप्लेनेशन हुई, ओकर बात कल जाए। बाकी 2 चुनौती है जो 2 चुनौती बाटिन यहाँ पे विचार कल जाए अगले दूसरे और तीसरे चैप्टर में, यह दूसरी तीसरी चुनौती के बारे में। लेकिन पहला चैप्टर जो रही वो पूरी तरह से यह फर्स्ट चुनौती यानी कि फर्स्ट चैलेंज के बारे में डिस्कशन हुई या एक्सप्लेनेशन हुई। और पहला चुनौती आप लोग फिर से सुन लीजिए कि पहला चुनौती जो रहल देश के अखंडता और राष्ट्रीय एकता के बनाए रखा। तो ये हो गए चैप्टर के एक तरह से इंट्रोडक्शन। अब जोन बा हम लोग अध्ययन कल जाए आगे यह चैप्टर, आपके चैप्टर अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और हमें सब टॉपिक जोन बा ये है राष्ट्र, नए राष्ट्र की चुनौती। यह टॉपिक पे अगला वीडियो हम तैयार करब। फर्स्ट वीडियो जोन बा आपके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो रहल। हम लोग यहाँ से चैप्टर की शुरुआत अगले वीडियो में कल जाए और एक अच्छे से अध्ययन कल जाए। तो फिर से आप लोगों के हम बता दिया चाहता कि एक बार समझे के लिए कि ये हमारा पहला वीडियो है, और आप लोगों के हम अपन मकसद भी बता देली कि यह वीडियो में कौन चीज पे कौन विषय पे बात हुई, और भोजपुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम यही नाते करता थी ताकि ये चीज आप लोगों के बड़ी गहराई से समझ में आवे। और हमें कोनो जो रहना है कि आप में से बहुत सारे का 100% लोग हिंदी अच्छे से समझ जाला, और हमें काफी लोग इंग्लिश भी अच्छे से समझ जाला। और आप लोगों की भी पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के आवश्यकता भविष्य में बा। जब आप लोग पढ़ाई पूरा कर लिए या कोनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर जाए तो आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा की आवश्यकता पड़ी, एनाते दोनों भाषा सीखब आप लोगन के लिए जरूरी बा। तो ध्यान दिया जाए कि एक्सप्लेन तो हम करब भोजपुरी में, ताकि आप लोग खूब गहराई से आपके आत्मा में उतर जाए, एक बात समझ जाइए। लेकिन साथ ही साथ चूंकि चैप्टर और ये किताब हिंदी में बा, तो जाहिर सी बात है हिंदी बेस है हमारा या हम लोगों का। लेकिन साथ ही साथ हम जितना ज्यादा हो सकी कोशिश करब कि एक इंग्लिश में भी आप लोगों की जो कठिन शब्द बा इंग्लिश में भी ओके लिख के ओके उच्चारण करके आपके बतावल जाए, ताकि भविष्य में कभी भी आप लोग
आप लोगन के लगे कि आप लोगन के ऐसी फील्ड में जाए को जहाँ इंग्लिश ही मेन हो, आप लोग स्विच कर जाए इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ पे भी आप लोगन के बड़ी सहायता मिले और हर चीज़ आप आसानी से समझ के और बढ़िया एग्जाम दे के अपने लक्ष्य के प्राप्त कर सकल जा। तो आज के ये वीडियो में, आज के चैप्टर में बस इतना ही। आप लोगों से हमार रिक्वेस्ट बा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग डिटेल में आप लोग जो महसूस कर जाता वो सब एक कमेंट बॉक्स में लिखल जाए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगन का क्या रिक्वायरमेंट बा, कौन चीज़ आप लोगन के पसंद आए, कौन नहीं पसंद आए, का हमें सुधार के जरूरत बा, कौन चीज़ हमें अपने वीडियो में ऐड कर देवे चाहिए, का निकाल लेवे के चाहिए। फिलहाल हमारे पास पेन, टैबलेट या ऐसा कोनो सुविधा बा नहीं कि जिससे हम आप लोगन के बहुत एकदम व्हाइट बोर्ड के तरह लिख के आप लोगन के बता सकी, लेकिन जल्दी हम ओकर व्यवस्था करब। तो वह समय हम आप लोगन के सब कुछ जहाँ जहाँ हुई एक एक शब्द लिख के इंग्लिश में लिख के, या कोनो भी हिंदी के कठिन शब्द बा तो ओके हम हिंदी के दूसरे पर्यायवाची शब्द में लिख के आप लोगन के ओके बड़े ही स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करब, समझाई, तब आप लोगन के लिए और भी व्यवस्था रही और भी सुविधा रही समझ ले। तब बाबू बहनी भैया दीदी लोग, आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप लोग इतना समय दिहल गए यह वीडियो पे, ये वीडियो देखल गए। और आप लोगन का पहले से ही बड़ा बड़ा धन्यवाद कि अगर आप लोग कमेंट कइल जाए तो नीचे आप लोग दिल का अपनी बात जरूर लिखल जाए कमेंट में, ताकि हम अपने यह वीडियो के और बेहतर बना सकें और आप लोगन के लिए और सुविधाजनक बना सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, खुदा हाफिज, गुड बाय। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ यह वीडियो पे इतना समय बिताओ गए। धन्यवाद।